वेलकम बैक टॉम राइडर किंग एपिसोड नंबर 5। अगर आपने इस सीरीज़ का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर लो। अचानक से उस शहर में एक टॉम्ब अपीयर होने लगता है और कियोशी को फ्यूचर गाइड द्वारा बताया जाता है कि उसे शराब से दूरी बनाकर रखनी है। लेकिन जुहिनसू ने तो पहले से ही उस पर बियर गिरा दी और वहां से भाग गया। कियोशी को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो जुहिनसू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और जब जुहिनसू टॉम्ब वाली जगह पर पहुंचता है तो उसे काफ़ी अजीब एनर्जी महसूस होती है। ये पिछली बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी और इतने में ही कियोशी भी वहाँ पर आकर उस पर बंदूक तान देता है और जुहिनसू को हाथों को ऊपर करने को कहता है। अचानक से नोटिफिकेशन खुलता है और बताता है कि जिस जगह पर वो लोग खड़े हैं वहाँ पर काफ़ी तेज एनर्जी निकलने वाली है। और फिर सच में उस जगह से काफ़ी तेज एनर्जी निकलती है और ज़मीन फाड़कर काफ़ी सारे नुकीले नुकीले हथियार बाहर आने लगते हैं। जुहिनसू जानता है इस टॉम्ब के बारे में क्योंकि यहाँ पर टूटे फूटे हथियार निकले हुए हैं और ये एक जापानीज रेलाइक मुरामासा है। 15 साल बाद वाली जिंदगी में जुहिनसू एक बार इसका सामना कर चुका है। मुरामासा एक फैमिली का नाम है जो जापानीज स्टाइल की तलवार क्रिएट किया करता था और पूरे देश में उनकी तलवारें काफ़ी पॉपुलर भी थी। लेकिन टोकुगावा फैमिली के साथ उनकी दुश्मनी थी, इसीलिए उन्होंने इस फैमिली को ख़त्म कर दिया था और साथ ही साथ उन्होंने उनके द्वारा बनाई गई सभी तलवारों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में जुहिनसू पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन ये वाला टॉम्ब इंसानों से काफ़ी दुश्मनी रखता है। पर अचानक से नोटिफिकेशन खुलकर बताता है कि इस टॉम्ब की एनर्जी काफ़ी खतरनाक है जो इंसानों की स्किन को जला सकती है। जुहिनसू अपने हाथ की ओर देखता है तो सच में उसकी स्किन जल रही थी। फिर कियोशी पीछे से आ जाता है और उसकी पीठ पर बंदूक लगाकर उसे ना हिलने को बोलता है और धमकी भी देता है कि अगर जुहिनसू ने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो उस पर फायर कर देगा। लेकिन जुहिनसू उसकी बातों को हल्के में लेता है और कहता है कि जा बेटे, तुझे जो करना है वो कर ले। कियोशी को हैरानी होती है, वो समझ नहीं पाता कि क्या इस लड़के को अपनी जान से प्यार नहीं है। तो वो जुहिनसू को डराने के लिए फायर करने लगता है, लेकिन फायर होता तो है लेकिन गोली नहीं चलती और वो गोली बंदूक में ही रहकर फट जाती है और कियोशी का हाथ इंजर्ड हो जाता है। जुहिनसू बताता है कि टॉम्ब के अंदर कोई भी मॉडर्न वेपन काम नहीं करते। इतना कहकर जुहिनसू कियोशी का गला पकड़ता है और उसको उठाकर पटक देता है। तभी एक चिपचिपे लिक्विड में से कुछ अजीब तरह के मॉन्स्टर निकलते हैं और कियोशी को पकड़ लेते हैं। कियोशी काफी कोशिश करता है उनसे छूटने की, लेकिन वो लोग उसे बुरी तरह से पकड़ लेते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर जुहिनसू वहां से आगे चला जाता है। कियोशी आसपास खड़े लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वहां खड़े लोग उसकी मदद करने में घबरा रहे थे क्योंकि उसके पास एक गन थी और वो लोग उसे कोई गुंडा बदमाश समझ रहे थे। तो कियोशी उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए अपना आईडी कार्ड दिखाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो एक अच्छा आदमी है और उन सबको यहाँ से निकालकर बाहर ले जा सकता है। उधर चलते हुए जुहिनसू उस सामान को देखता है जो कियोशी के पास था। उस हाथापाई में जुहिनसू ने उसकी जेब से वो चुरा लिया था। वो एक रोप ब्रेसलेट और एक राइस केक होता है। जुहिनसू अच्छी तरह से जानता है कि वो ब्रेसलेट एक पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ है। एक समय पर एक गरीब लड़की हुआ करती थी जो चावल के केक बेचा करती थी, लेकिन एक बार उसके पीछे एक टाइगर पड़ जाता है जो उसके राइस केक खाना चाहता था। लड़की अपने भाई को लेकर भाग रही थी कि तभी हेवन से एक रस्सी निकलती है और उन दोनों भाई बहनों को ऊपर ले जाती है और वो दोनों भाई बहन सूरज और चांद बन जाते हैं और ये वही रस्सी है जिसका अब ब्रेसलेट बन चुका है। तभी जुहिनसू की नज़र अपने नोटिफिकेशन पर जाती है जो बता रहा था कि जुहिनसू ने एक और स्किल अनलॉक कर ली है।
इसकी हेल्प से वो काफ़ी आसानी से दूसरों का सामान चुरा सकता है। इसी स्किल के साथ जुहिनसू की चारों स्किल पूरी हो जाती हैं और उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है। नोटिफिकेशन द्वारा जुहिनसू को बताया जाता है कि अब वो एक टॉम्ब राइडर बन चुका है और जब जुहिनसू टॉम्ब क्लियर करके बाहर निकलेगा तो उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा। जुहिनसू उस कौवे की होशियारी पर काफ़ी हैरान था। खैर वो ज़्यादा कुछ शिकायत नहीं करता क्योंकि साथ में वो बेवकूफ़ इनाम भी तो दे रहा है और मदद के लिए स्किल भी मौजूद है। जुहिनसू वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है कि तभी उसे पास ही में से एक घबराई हुई लड़की की आवाज़ आती है। जुहिनसू आगे जाकर देखता है तो नीचे की ओर एक लड़की बहुत सारे आदमियों से घिरी हुई है। जुहिनसू समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। उसे लगता है कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं है। जुहिनसू देखता है उस लड़की ने काफ़ी सारे लोगों को घेर रखा है और उसको देखकर लग रहा था कि वो किसी के वश में है और उसके हाथ में जो चाकू है वो दूसरों को मारने के लिए है। जुहिनसू वहाँ फंसे लोगों से पूछता है कि उनको यहाँ पर किसने फंसाया है तो वो लोग बता देते हैं कि एक जापानीज लड़का था जो उन मॉन्स्टर के जाल में फंसा हुआ था। हालांकि उन लोगों ने इंसानियत के तौर पर उस हरामी की मदद की थी लेकिन वो गधा उनको ही यहाँ पर फंसाकर भाग गया। ये सुनकर जुहिनसू समझ जाता है कि उसको ऐसा करने के लिए उस फ्यूचर गाइड ने ही बोला होगा क्योंकि हो सकता है यहाँ पर लोगों को सेक्रिफाई होना पड़ता होगा। तभी जुहिनसू उस लंबे से गड्ढे के अंदर उतरता है और रास्ते में आने वाले नुकीले हथियारों को अपने ऑब्जेक्ट से काटते हुए उसके पास आ जाता है। वो लड़की अपने सामने जुहिनसू को देखकर उसकी तरफ हमला करने के लिए भागती है तो उससे बचने के लिए जुहिनसू उस पर रोप ब्रेसलेट का इस्तेमाल करता है और लड़की की तरफ फेंक देता है। वो ब्रेसलेट उस लड़की को पूरी तरह से जकड़ लेता है और बांध देता है। जुहिनसू उस चाकू को उठा लेता है तो वो चाकू उससे बातें करने लगता है और कहता है कि हे इंसान, यहाँ पर जितने भी इंसान मौजूद हैं उन सभी को मार डालो। ये सुनकर जुहिनसू काफ़ी हैरान होता है और उस चाकू की रैंक चेक करता है तो वो सी रैंक वाला होता है। उसे हैरानी तो होती है कि एक टुच्चा सा चाकू जिसके पास शक्तियाँ तो बस नाम की हैं और इसकी ईगो तो देखो कैसे आसमान छू रही है। इसलिए जुहिनसू उस ज़्यादा बकवास करने वाले चाकू को फेंक देता है। फिर वो लड़की भी होश में आ जाती है और खुद को आज़ाद करने की रिक्वेस्ट करती है। जुहिनसू उसको परेशानी में देखकर उस ब्रेसलेट को वापस बुला लेता है और उन लोगों से कहता है कि वो उनको यहाँ से निकाल देगा। लेकिन अभी वो लोग उससे कुछ भी ना पूछें और वहीं पर कियोशी बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने सभी लोगों को टपकने के लिए छोड़ दिया था। वो इसीलिए कि वो आगे चलकर उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते थे और गवर्नमेंट को उसके मंसूबों के बारे में बता सकते थे। और वो हरामी उस कमरे तक भी पहुंच चुका था जहां पर उसे मुरामासा रियलाइक ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन इतने सारे नुकीले हथियारों में से उसे असली ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं चल रहा था। पर इतने में ही जुहिनसू उन सभी लोगों को वहां पर ले आता है तो वो लोग उसको डांटने लगते हैं और उस पर गुस्सा दिखाने लगते हैं क्योंकि उस हरामी ने उन सभी को धोखा दिया था। और इसी बात को लेकर वो सभी लोग मिलकर उस हरामी कियोशी को पीट देते हैं। तभी उनके सामने जुहिनसू आता है और उसकी नाकामी को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि ना तो वो अपने सामने वाले ऑब्जेक्ट को ढूंढ पाया और ना ही वो उन इंसानों को मारने में कामयाब हो पाया जिसको उसने धोखा दिया था, जबकि वो उन इंसानों की मदद लेकर ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकता था। इस बार भी नाकाम हो जाने पर कियोशी को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कर भी क्या सकता है। फिर जुहिनसू अपनी सोने की कुल्हाड़ी निकालता है और उसकी मदद से वहाँ मौजूद बहुत सारे नुकीले हथियारों में से उस असली ऑब्जेक्ट का पता लगा लेता है और उसे उठा लेता है। उसके हाथ में लेते ही वो ऑब्जेक्ट बातें करने लगता है और जुहिनसू की समझदारी पर काफ़ी खुश होता है। लेकिन उसका कहना है कि जुहिनसू उसकी शक्तियों का इस्तेमाल
तब कर पाएगा जब वो उसको 10 इंसानों का खून भेंट में चढ़ाएगा, और अगर उसने 10 इंसानों को सेक्रिफाई नहीं किया तो जुहिनसु भी सभी लोगों के साथ यहीं पर फंसा रह जाएगा। इतना सुनकर वहाँ खड़े लोग घबरा जाते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि उनमें से कोई भी नहीं मरेगा। उनका ओपिनियन जानने के बाद उस ऑब्जेक्ट को जुहिनसु घूर कर देखता है तो वो ऑब्जेक्ट फिर से उसको उकसाता है कि वो किसका इंतजार कर रहा है, उन इंसानों को मार क्यों नहीं डालता। ये सुनकर जुहिनसु की सटक जाती है और वो अपना पुराना वाला पैंतरा अपनाता है और उस ऑब्जेक्ट को पकड़कर नीचे जोर जोर से पटकने लगता है। इससे मुरामासा ऑब्जेक्ट स्वॉर्ड चाकू को दर्द होने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि एक इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हुई उसको इस तरह से ट्रीट करने की। जुहिनसु फिर से कहता है कि वो हार मान ले क्योंकि उसके आगे मुरामासा की कोई औकात नहीं है। ये सुनकर ऑब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी वहाँ पर एक तेज एनर्जी निकलती है और वो ऑब्जेक्ट एक्टिवेट हो जाता है बिना कोई शर्त पूरी किए हुए भी। इसका मतलब है कि जुहिनसु ने उस टॉम्ब को क्लियर कर दिया है। अब बारी आती है बाहर जाने की, तो जुहिनसु उस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करता है और उसको एक रस्सी के जैसा लटका देता है ताकि सब लोग बाहर निकल सकें। बाहर जाने के नाम पर सब लोग खुश हो जाते हैं और जुहिनसु को शुक्रिया बोलते हैं। साथ में वो बेवकूफ़ कियोशी भी चुपके चुपके निकलने की कोशिश करता है, तो जुहिनसु उसको वहीं पर पकड़ लेता है। कियोशी अपने बाहर निकलने की भीख मांगने लगता है और उसे कई सारे प्रपोजल भी देता है। उसका कहना है कि अगर जुहिनसु उसे छोड़ देगा तो वो अपनी गवर्नमेंट से उसकी तारीफ करेगा और उसे नौकरी भी दिलवाएगा, जिसकी हेल्प से जुहिनसु काफ़ी सारे पैसे भी कमा लेगा और साथ ही साथ वो उस फ्यूचर गाइड का भी इस्तेमाल कर सकता है। कियोशी उस फ्यूचर गाइड के बारे में पूरी जानकारी दे देता है, तो जुहिनसु उसको बाहर निकालने को मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसे सबके जाने के बाद ही आखिर में जाना होगा। ये सुनते ही उस गधे के मुंह पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है क्योंकि वो बच गया है, तो वो बाहर जाकर कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेगा जुहिनसु को टपकाने का। सभी लोग उस रस्सी के जरिए बाहर निकल जाते हैं और जब उन दोनों की बारी आती है तो वो चढ़ने लगते हैं। बीच रास्ते में जुहिनसु उससे पूछता है कि क्या उसकी कंपनी का साथ कोई और कंपनी भी दे रही है। इस बात का जवाब देते हुए कियोशी कहता है कि उनके साथ एक TKBM नाम की कंपनी भी काम करती है और ये सुनते ही जुहिनसु का काम हो जाता है और वो उस हरामी को लात मारकर नीचे गिरा देता है क्योंकि वो जानता है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती और ये बाहर निकलने पर कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। धोखा मिलने पर कियोशी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जुहिनसु को गालियां देने लगता है, तो जुहिनसु भी लाइक अबे साले तूने भी तो ऐसे ही किया था। कियोशी काफ़ी डर जाता है क्योंकि अब वो इस टॉम्ब के अंदर दफन होने वाला था और टॉम्ब टुकड़ों में टूटकर ख़त्म होना शुरू कर देता है। इसके बाद जुहिनसु भी वहाँ से निकलकर अपनी बिल्डिंग में आ जाता है और टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए खड़ा हुआ था, पर अचानक से उसको गंदी गंदी गालियों की आवाज़ आने लगती है। वो अपना बैग खोलकर चेक करता है तो वो मुरामासा वाला ऑब्जेक्ट होता है जो उसे बढ़िया वाली गालियाँ दे रहा था। उससे परेशान आकर जुहिनसु उसको टॉयलेट में फेंक देता है। फिर उसकी नज़र अपने हाथ पर जाती है जो जला हुआ था। जुहिनसु समझ जाता है कि ये तब जला होगा जब उसने मुरामासा ऑब्जेक्ट को ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए जोर लगाया था। पर उसी वक्त जुहिनसु के सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और उसे बताता है कि जो वादा हुआ था वो पूरा होने वाला है, यानी टॉम्ब को क्लियर करने के बाद उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन जुहिनसु को 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने को बोलता है। हालांकि जुहिनसु को ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आता और वो जल्दी से अपना ऑप्शन चुन लेता है, पर उसे गुस्सा आता है कि अभी तक उसको रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। वो इधर उधर चेक करने लगता है तो वहाँ भी उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता और जैसे ही वो अपनी पैंट की जेब में हाथ डालता है तो उसको एक मिंट कैंडी मिलती है। ये देखकर जुहिनसु को हैरानी तो होती है कि रिवॉर्ड के नाम पर उसे बस एक मिंट कैंडी ही मिली है। खैर जो भी हो, इनाम तो इनाम होता है, इसलिए वो उस मिंट कैंडी को खा जाता है और उसको खाते ही जुहिनसु का जला हुआ हाथ वापस से हील होने लगता है।
जोहिंसू उस ऑब्जेक्ट स्वॉर्ड को भी बाहर निकालता है जो अभी भी गाली दे रही होती है। तो जोहिंसू उससे परेशान होकर फिर से उसको नीचे फेंक देता है। नोटिफिकेशन बताता है कि ये मिंट कैंडी एक हीलिंग पोशन की तरह काम करती है जो जहरीले लिक्विड को ख़त्म करके अपने यूजर को हील कर देती है। और ये बात जोहिंसू को अच्छी भी लगती है क्योंकि ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब भी वो इंजर्ड होगा या पॉइजन इफेक्ट होगा तो उसके पास हील करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो ज़रूर रहेगा। और वहीं पर जहाँ टॉम्ब खुला था लोग बाहर निकल आए थे और इस बात को मीडिया में भी कवर किया जा रहा था। वहाँ पर खड़े लोग कियोशी का नाम रिवील कर देते हैं कि उसने कैसे धोखा दिया था और उनकी जान खतरे में डाल दी थी। और जब इस बात का पता उस जापानीज कंपनी को लगता है तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो उनकी स्पोर्टिंग टीम TKBM होती है वो उस जापानीज टीम के लीडर मोरी के ऊपर दबाव डालने लगते हैं, क्योंकि उनके काम के बारे में सबको पता चल गया है और कियोशी भी उनकी पोल खोलकर मर गया है। तो अब वो क्या करे? इस बात का जवाब देते हुए जापानीज टीम का लीडर मोरी बताता है कि वो फ्यूचर गाइड की मदद लेकर उस कोरियन लड़के का पता लगाएंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो कोरियन लड़का भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानता है। तो उन्हें पता करना है कि वो लड़का इस बारे में कैसे जानता है। अब यहाँ पर ये लोग जोहिंसू के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हर मिशन में उसने टांग अड़ाई और उनसे भी पहले ऑब्जेक्ट को हथिया लिया था। उसका प्लान सुनकर वो स्पोर्टिंग टीम उस लीडर को एक और मौका दे देती है। वहीं अपनी बिल्डिंग में लेटा हुआ जोहिंसू अभी भी उस हीलिंग एबिलिटी के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि 15 साल वाली ज़िंदगी में उसने इस बारे में भी सुना था कि ये एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और काफ़ी कीमती भी है। जोहिंसू इतना तो समझ गया था कि ये सब उस चिड़िया या फिर कौवे की वजह से ही है, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आती कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ वो कौवा उसे ऐसे ही क्यों दे रहा है। आखिर उसका प्लान क्या है? वो जानने की कोशिश करता है कि उस कौवे को आखिर क्या चाहिए, लेकिन वो कौवा जोहिंसू को कोई भी हिंट नहीं देता। तो जोहिंसू भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, पर तभी उसके पास उन्हीं गुंडे भाई लोगों का कॉल आता है जो फिलहाल उसके बताए अनुसार अमेरिका के लास वेगास में चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने उस नीलामी में ज्वाइन हुए लोगों की लिस्ट भी देखी, जिसमें उनको JK नाम के 3 लोग दिखे हैं। जोहिंसू उन लोगों से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसका नोटिफिकेशन खुलकर उसको अलर्ट करता है कि कोई S रैंक वाला ऑब्जेक्ट उसको फ़िलहाल रीड कर रहा है। ये देखकर जोहिंसू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो फटाफट समझ जाता है कि ये ज़रूर वो फ्यूचर गाइड ही होगा, लेकिन उसे ये बात परेशान कर रही थी कि वो लोग उसको रीड क्यों कर रहे हैं। आखिर उन लोगों का प्लान क्या है? पर तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और फिलहाल वो उन लोगों को अपना काम करने को बोलता है और जल्दी ही उनके पास आने की बात कहता है। लेकिन उससे पहले जोहिंसू को थोड़ा काम करना है जो वो निपटाना चाहता है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।